दोस्तों आज पेपर 4 और सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143। इसके जीरोज फाइंड करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार किए हैं, तो आइए फटाफट इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल जो दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143, अगर जीरोस की बात किया तो इक्वल टू जीरो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। करना क्या होता है, करना ये होता है कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है इसका हमें फैक्टर करना होता है। तो 143 अगर आप फैक्टर करते हैं तो 11 इंटू 13 आता है, करके आप देख लीजिए। अब उसी को हमें यहाँ पे एडजस्ट करके लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 11x प्लस 143 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 टर्म्स से 4 टर्म्स में डिवाइड हो गया। दो टर्म्स का पेयर लेते हैं। यहाँ हमने x कॉमन लिया, पेयर में कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो x का डिवाइड करेंगे x स्क्वायर में तो बचेगा x, माइनस इसमें करेंगे तो x से x कैंसिल आउट, बचेगा हमारा 13। यहाँ हमने माइनस कॉमन लेना है, माइनस 11, यहाँ माइनस का डिवाइड माइनस में तो प्लस, 11 से डिवाइड 11 में तो कैंसिल आउट, बचेगा x, और माइनस का डिवाइड प्लस में तो माइनस, और 143 में करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 13। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में जो सेम नंबर होते हैं उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और सेकेंड वाला जो बचा होता है x माइनस 11, इसे हमें दूसरे वाले ब्रैकेट में राइट करना होता है। एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 13 को राइट साइड में करेंगे तो माइनस से प्लस हो गया, एक 0 हमारा बन गया 13। सेकेंड की बात करते हैं, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, राइट साइड करेंगे तो माइनस से भी हो जाएगा प्लस, यानी कि x इज इक्वल टू 11 हो गया। तो जीरोस की बात कर रहा है, तो जो जीरोस हैं, जीरोस आर 13 एंड 11, 13 एंड 11, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26। विदाउट फाइंडिंग द जीरोस, यहाँ पर भी थोड़ा सा जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप समझिए, यहाँ पर ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, इसमें हमें जीरोस फाइंड करना था। तो उसके लिए हमने ये रूल लिखा कि जो मिडल टर्म था उसको 2 अलग अलग टर्म्स में हमने डिवाइड किया। उसके बाद 4 टर्म्स बने, चारों टर्म्स में 2 का पेयर करके उसको हमने सॉल्व करके और यहाँ पे जीरोज हमने फाइंड किया। लेकिन सेकंड वाले में पहले ही बोल दे रहा है कि विदाउट फाइंडिंग द जीरोस, जीरोस को फाइंड किए बिना, मतलब इस तरह से सॉल्व किए बिना आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें करेंगे क्या हम, आप समझिए। यहाँ पे देखिए, आप समझिए जो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मीन्स यहाँ पे पी एक्स लिख देते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया। ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका हमें जीरो इस तरह से फाइंड नहीं करना है। बिना इसको फाइंड किए हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करें क्या, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। बात समझिए, फार्मूला आपको पता होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा 1 होगा, एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, वो ए की वैल्यू होगी। x का कोएफिशिएंट माइनस 5 वो b की वैल्यू होगी, और जो ये है ये हमारा c की वैल्यू होता है। तो a b c भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू यहाँ माइनस 5 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू यहाँ से 6 हो जाएगा। आप समझिए, फार्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा।
चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है, तो जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ हम माइनस बी बाई ए रखते हो। माइनस बी बाई होगा क्या, देखिए यहाँ से b की वैल्यू -5 है, तो यहाँ हो जाएगी माइनस बी की जगह हो जाएगा -5, तो -5 और ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर +5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 प्लस, और बीटा जो है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा पूरा हो गया, तो यानी कि इसका हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी रखेंगे यहाँ पे तो +5 हो जाएगा, और ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5/1, यानी 5 ही समझिए, 5/1 की वैल्यू 5 ही होती है। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी हम कर देते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे ही रहने हैं क्योंकि इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a, तो c कितना है 6 और ये कितना 1, 6/1, 6/1 का मतलब 6, यानी यहाँ 6 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम एक तरफ रखते हैं और 25 के पास 12 को लाते हैं तो ये हो जाएगा -12, तो हो जाएगा हमारा आंसर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर जो हमसे पूछ रहा था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो हमारी वैल्यू आई 13। आइए क्वेश्चन नंबर 27 और 28 के बारे में बात करते हैं। 27 दिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हियर फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करना है और जो इसका रूट है उस रूट की नेचर को भी हमें बताना है। रूट के नेचर को भी हमें बताना है। सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझिए, d इज इक्वल टू बी क्या होता है, हमने आपको बताया ये जो होता है ये a को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा जो होता है ये b को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा क्या होता है c होता है। ठीक है ना, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट जो -2 है वो b है, और जो 1/3 है c को रिप्रेजेंट करता है, c होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। b की जगह क्या रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू यहाँ से हमको 3 मिल गई और c की वैल्यू क्या मिल गई 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 जा 2 2 जा 4 प्लस 4 -4 1 जा 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू 0 हो गया। ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो गया। अब इसका हमें नेचर पूछ रहा है, तो इसका नेचर आपको समझ में आना चाहिए कि रियल, अगर 0 आता है तो इक्वल होता है, 0 आता है तो इक्वल आता है, रियल होगा। रियल क्यों होगा, अगर इसकी वैल्यू मतलब 0 आ गई तो रियल ही होगा, और इसको लिखेंगे रियल एंड इक्वल। इक्वल रूट कब होता है, जब d की वैल्यू 0 आए तो इक्वल रूट होता है। ठीक है, और ये रियल है। 28 कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP दिया है 3 15 27 39 डैश डैश विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कह रहा है कि जो AP दिया है, इस AP का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट nth टर्म, कौन सा टर्म, nth टर्म विल बी मोर देन मोर देन 54th टर्म। इसको हमने लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब आप समझिए फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब क्या करेंगे, 54 टर्म पहले मैं राइट करता हूँ। 54 टर्म हो जाएगा। आप समझिए कि अगर a 54th लिखते हैं तो a प्लस n यहाँ पे n आएगा तो n जो है 54 -1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ से हमें दो चीज़ें मिल रही है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा क्या हो गया, a हो गया फर्स्ट टर्म, और जो d होगा सेकेंड में से इसको माइनस करेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी 15 में से 3 माइनस होगा तो 12 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमको मिल गई 3, a की वैल्यू हमको मिल गई 3 और d की वैल्यू मिल गया हमको 12। अब कह रहा है जो ये 53 टर्म्स है ना, ये टर्म जो नेक्स्ट वाला दूसरा कोई टर्म होगा, उससे ये कम है,
132 ये कम है, अगला वाला इससे ज़्यादा है। तो अगला के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए हम ये कर देते, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट के लिए मैं कर सकता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझिए, ये 132 इससे ज़्यादा है, 54 टर्म से ये 132 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा रहता है या तो उसमें से 132 को माइनस कर दें, या जो कम रहता है उसमें 132 ऐड कर दें। तो मैं इसमें 132 ऐड कर देता हूं, आपका ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 132 प्लस एक वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3 प्लस 54 माइनस 1 इक्वल टू 53d, और 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 है, यहाँ मैं 12 लिखता हूँ। वही काम यहाँ करना है 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 12। अब यही n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब देखिए क्या होता है 132 प्लस 3 और 3 कैंसिल कर दो, दोनों साइड 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 132 प्लस 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60, 63 में 3 प्लस किया तो 636 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया ऐसा करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो 12n माइनस 12 बन जा 12, ये हो गया हमारा। इन दोनों को ऐड करिए पहले, 6 2 8 3 3 6 6 1 7 इज इक्वल टू 12n माइनस 12। अब देखिए क्या करेंगे हम, इधर से मैं कर देता हूँ, 12n को एक तरफ रखिए आप, 12n को एक तरफ रखिए, 761 के पास आप ले जाइए 12 को, तो ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा हमारा 12n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए 8 2 0 10 0 कैरी 1 6 1 7 7 1 8, यहाँ बचेगा 7, तो n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12 डिवाइड करें, 12 6 जा 72 बचेगा 6 0 60 और 12 5 जा 60, तो n इज इक्वल टू 65 आया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 54 से ज़्यादा होगा, तो लिखेंगे 65th टर्म्स। आंसर में क्या लिखेंगे 65th टर्म, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे पहले तो जो दो चीज़ें पूछ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, n की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d की वैल्यू पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। दिया क्या क्या है, दिया है a की वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब a दिया है 5, और लास्ट टर्म l की वैल्यू दिया है 45, और एक और दिया है Sn की वैल्यू दिया है 400। ये तीन चीज़ें हमको दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ कि ये जो कॉमन AP है, इस AP में कुल टर्म्स के नंबर कितने, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP। सो एट द फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व इट बाई द फॉर्मूला L इज इक्वल टू, हम जानते वी नो दैट L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। Okay, we have to put the value of L. What is the value of L? There is given L is equal to 45 and the value of A is 5. So 5 plus n-1 into D. Okay, 5 को इधर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 45 में से 5 को माइनस किया तो बचेगा हमारा 40 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है, सम दिया है, सम इज गिवन 400, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ nth टर्म, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, Sn इज इक्वल टू 400, वी पुट द 400 एट द प्लेस ऑफ Sn, so we have to write 400 is equal to n/2, 2 multiply a, what is the a is 5, तो 5 plus n-1 into d। नेक्स्ट 2 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 400 2 जा 800 होगा, समझिए आप, इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 2 5 जा 10
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इतनी बात आप समझिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप सोचिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी दिया गया है और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 40 है। तो जहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी दिया है वहाँ मैं 40 लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। चलिए इसमें राइट करूँगा जो यहाँ पे आपका 800 इज इक्वल टू, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ 800 इज इक्वल टू n 10 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू डी कितना है 40 है। यहाँ रख देता हूँ मैं 40। आप समझिए 800 इज इक्वल टू 40 में 10 को प्लस करेंगे तो 50 होता है, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50n होता है। 0 से 0 5 से डिवाइड कर दिया तो 16 5 80 होता है, 16 5 80 होता है। तो n की वैल्यू हमको मिल गई 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं 16 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 16 हो गए। अब हमसे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी की वैल्यू फाइंड करना है। कोई बात नहीं है, इस वैल्यू को उठाकर ये जो हमारा फार्मूला है फार्मूले में हम रखते हैं। फार्मूला हमारा है L इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझिए L की वैल्यू जो है 45 दिया है, A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू 5 दिया है 5 प्लस n की वैल्यू कितना 16 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करिए, लाइए यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 15d एंड d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो d जो कॉमन डिफरेंट है वह 8/3 हमको फाइंड मतलब मिला। तो 8/3 हो गया d की वैल्यू। एक आंसर ये हमारा हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a 6 5 एंड b -4 3। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि एक पॉइंट है फाइंड करना है y एक्सिस पर, कोई पॉइंट फाइंड करना है y एक्सिस पर जो कि पॉइंट A और B से समान दूरी पर है। इसके लिए देखिए बहुत बड़ा सोचने की बात नहीं है। आप समझिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 6 एंड 5 है और थोड़ी दूर पर यहाँ कोई पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट -4 एंड 3 है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, मान लीजिए P है और इसका जो कोऑर्डिनेट है आप समझिए, अगर y एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट 0 होता है। y एक्सिस पर पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होती है तो वहाँ x की वैल्यू 0 होगी। अगर x एक्सिस पर है तो वहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर y एक्सिस पर है इसलिए x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू y ही राइट करेंगे। अब ये पूरी लाइन बन जाती है। अब ये भी समझना है कि जो ये पॉइंट है यहाँ से जितनी इसकी डिस्टेंस है उतनी ही इस पॉइंट की B से भी दूरी है, डिस्टेंस है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP। क्यों? क्योंकि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P जो है A और B से इक्वी डिस्टेंस पे समान दूरी पर, इसलिए ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा। इसको मैं x1 मानता हूँ, इसको मैं y1 मानता हूँ, इसको मैं x2 मानता हूँ, इसको मैं y2। पहले इन दोनों को देखते हैं। AP देखिए, चलिए साथ में करते हैं। इसके लिए इसकी दूरी के लिए इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए। इसका इसके साथ निकालना है डिस्टेंस और इस पॉइंट का P के साथ, यानी AP और BP दोनों का फाइंड करना है। चलिए AP के लिए क्या होगा, रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 यानी कि 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो गया AP इज इक्वल टू BP। देखिए यहाँ से देखिए ये भी रूट के अंदर ही आएगा। -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा।
अभी करेंगे क्या, थोड़ा सा अंदर सॉल्व करते हैं फिर कुछ और करेंगे। 6 माइनस 0 तो 6 ही आएगा और 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 प्लस 5 माइनस वाई होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू इन द रूट -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 होगा प्लस 3 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर राइट कर देते हैं। अब रूट के अंदर है तो बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। जब बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, बाहर निकलने का कोई चांस न हो तो बोथ साइड का, दोनों तरफ का हमें स्क्वायर कर देना होता है। आपको पता होगा कि स्क्वायर करने पर रूट अपने आप ख़त्म हो जाता है, हट जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो इधर का रूट हटा, बचा 36 प्लस 5 माइनस वाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 माइनस वाई टू होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 36 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab 5 2 10 वाई इज इक्वल टू 16 प्लस 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 6 वाई। बात क्लियर हो गई। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, सारी चीज़ें को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं। पहले मैं वाई को लिखता हूँ -10 वाई, इसको लाएंगे तो प्लस 6 वाई, इसको दोनों को लिखेंगे तो प्लस 36 प्लस 25, ये आएगा तो -16 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर हो गई। या ऐसा भी करिए, हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको चले कोई बात नहीं चलेगा, -10 प्लस 6 इज इक्वल टू -4 वाई प्लस इन दोनों को प्लस करिए 6 5 11 61 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। -4 वाई इज -4 वाई प्लस 61 में से 25 निकलेगा तो 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। -4 वाई इज इक्वल टू -36 माइनस कैंसिल होगा 4 9 जा 30 तो y की वैल्यू आ गई 9। अब क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर वो पॉइंट ज्ञात कीजिए तो पॉइंट हो जाएगा। सो पॉइंट जो है हमारा हो जाएगा x की वैल्यू 0 है एंड 9 की y वैल्यू 9 है। 0 और 9 जो है यही पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस पॉइंट का। पॉइंट हमारा जो P था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। यहाँ पर हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट, कोई एक पॉइंट है जिसका हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। आप समझिए कि ये कोई पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को ए वैल्यू माना हमने, ये -1 और 7 हो गया। दूसरे को हमने बी माना, ये हो गया हमारा 4 एंड -6। इसको लेट कर लिए, कंसीडर कर लिया करिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो एक लाइन जाती है। क्या जाती है? लाइन जाती है। तो लाइन कह रहा ना डिवाइड द ज्वाइन ऑफ इतना इतना, इसको डिवाइड करता है, किस में डिवाइड करता है? 2:3। मान लीजिए 2 और यहाँ से 3 रेशियो में डिवाइड करता है। बात समझ में आ रहा है? यही कोई पॉइंट है, इसी पॉइंट का हमें क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ से कुछ चीज़ें हमको दिया गया है। ये हमारा होगा, क्या होगा? ये हमारा होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2। मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, हमको पता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हो गया m1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू क्या बच हुआ? x1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करिए। 4 2 जा 8 -3 1 जा 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 1। यहाँ पे हमको 1 मिल गया। अब आइए y का राइट निकालते हैं। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू 2 इंटू y माइनस 3 प्लस m2 3 इंटू y1 7 अपॉन 2 प्लस 3। y इज इक्वल टू -6
प्लस 21/5 इज इक्वल टू, बचेगा यहाँ पे 15/5, 3 जा 15, y की वैल्यू आ गई 3। तो मान लीजिए जो भी पॉइंट होगा हमारा, फाइनल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। सो कोऑर्डिनेट्स आर क्या हुई, कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू आया 1 एंड y की हम फाइंड हुआ 3। ये 1 एंड 3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट QR प्लस QR इक्वल 25 एंड PQ इक्वल 5 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P एंड कॉस P। देखिए क्या करेंगे हम, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बोल रहा है कि B पर राइट एंगल है। मैं यहाँ पे A मान लेता हूँ इसको, और इसको मैं C मान लेता हूँ, और AC को हमने क्या किया, मिला दिया। सॉरी PQR है, सॉरी PQR है। यहाँ पे है P, Q पर है 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, R है। यहाँ पे एक चीज़ दिया, PQ की वैल्यू दिया है। किसकी वैल्यू दिया है, PQ, यानी इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ये कर देते हैं, PQR ऐसा कर दीजिए, ठीक है ना। PQ की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, बस, और कुछ नहीं दिया है। लेकिन हमको यहाँ पे QR की भी वैल्यू फाइंड करना है और PR की वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए देखिए क्या होता है, आप जानते हैं हाइपोटेनस होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या हमारा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये होता है क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ये अपना पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर। तो चलिए यहाँ पे PR दिया है, PR कुछ नहीं है, हम लिखेंगे PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, PQ स्क्वायर, PQ वैल्यू दिया 5, तो जहाँ PQ है वहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस QR स्क्वायर। इतनी बातें यहाँ पे हमने लिखा। ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, बाद में लिख देंगे, स्क्वायर में आएगा, एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, कट जाएगा, केवल हमको वैल्यू फाइंड करना है साइन P और कॉस P की। तो चलिए PR QR, यहाँ पे QR दिखाई दे रहा है, या तो PR की वैल्यू निकालिए तो QR, मैं QR की निकाल रहा हूँ। QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR। अब इस वैल्यू को उठा के, चलिए मैं यहाँ पे इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं 1 बना देता हूँ, या इसको 1 बना दीजिए, इसको 2 बना दीजिए, इसको आप 3 कर दीजिए। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे QR की वैल्यू 25 माइनस PR है ना, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 25 माइनस PR। देखिए इसको लिखेंगे PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, PR स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर इज 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस 25 2 जा 50 PR। इतनी बातें यहाँ पे हुई। PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 650 आता है, लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस 650 होता है, इज इक्वल टू माइनस 50 PR यहाँ पर हमको मिल गया। 50 से डिवाइड करते हैं, 51 जा 50, बचेगा 150, 50 यहाँ रखेंगे तो 0 1, एक मिनट, 650 में डिवाइड ही करके देखता हूँ, अपॉन 50, 0 0, 5 1 जा 5, 13 आएगा, 13 आएगा, क्या आएगा, 13 आएगा। तो 15 3 जा 150, सॉरी 53 जा 1, तो हो गया यहाँ पे PR इज इक्वल टू 13। तो PR की वैल्यू हमको मिल गई, PR कितना हो गया हमारा, 13 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस PR की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे तो QR का मिल जाएगा। लिखेंगे पुटिंग PR इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2R, 2 इन इक्वेशन 2, तो 2 यहाँ पे है PR की वैल्यू कितनी है, 13 है,
तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो -25 इधर लाएंगे तो इक्वल टू बचेगा यहाँ पे हमारा क्यू आर। डिवाइड करिए 441 इज इक्वल टू क्यू आर, तो हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू, स्क्वायर में है, सॉरी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में है तो इसका दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 12, ये हो गया 12, बात खत्म हो गई। हमको पी क्यू की वैल्यू मिल गई थी, दिया था क्यू आर वैल्यू और पी आर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, हमको साइन पी फाइंड करना है। तो साइन पी इज इक्वल टू होता है, साइन पी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये हमारा क्या है, बेस है। तो हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा 12 है, हाइपोटेनस 13। एक वैल्यू हमको ये मिल गई। और कॉस पी की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा है 5, हाइपोटेनस हमारा है 13, तो ये हमको दोनों वैल्यू मिल गई। दोस्तों 33 क्वेश्चन है, ई वैल्यू 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर आपको tan 45 की वैल्यू रखना है, कॉस 30 की रखना है और साइन 60 की रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन का होता है, ये भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कॉस 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू होता है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 प्लस रूट हट जाएगा तो बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 3/4 प्लस कट गए, आंसर हमारा आ गया 2। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। कोई एक ऑब्जर्वर है, पहले समझिए, यहाँ पर एक चिमनी है, इस चिमनी की हाइट हमने ए बी फाइंड माना और यहाँ चिमनी के जो ये दूरी है यहाँ से लगभग 28.5 मीटर दूर पे कोई एक ऑब्जर्वर है, लड़की है, देख रही है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये ऑब्जर्वर की हाइट हो गई। तो इसको हम क्या करें, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा हो गया 1.5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको आप डी कर सकते हैं। अब यहाँ से वो चिमनी के टॉप को देख रही है, तो यहाँ से देखने पर हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, तो जो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री बना, देखो लिखा होगा 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ से वो चिमनी के टॉप को देख रही है तो ये लाइन सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है उसकी आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं वो 45 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि चिमनी की हाइट क्या है, यानी कि मान लीजिए एच मानिए नहीं मानिए, यानी कि हमको ये ए डी की हाइट को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए डी। ए डी क्या है, चिमनी है, सॉरी चिमनी ए डी नहीं है, चिमनी तो ए बी है। क्या है, ए बी, यानी कि पूरी हाइट हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पूरी हाइट को हमसे पूछ रहा है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। अगर ये 28.5 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको मान लीजिए ई डी इज इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, समझिए आप। ठीक है, क्योंकि पैरेलल उसके ड्रॉ किया गया है, ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसकी ये होगी। बस बात खत्म हो गया। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ई डी ए, यानी ए डी ई। ए डी ई में क्या हो सकता है, देखिए tan को लेते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए डी अपॉन ई डी। क्यों भाई, क्योंकि हमको बेस पता है, हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसलिए हमने tan 45 वैल्यू 1 होता है और ए डी हमको फाइंड करना है। ई डी की वैल्यू हमको पता है 28.5 मीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ए डी इक्वल टू हो जाता है 28.5 मीटर। ये हो गया, हमको ए डी की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 28.5 मीटर, बस बात खत्म हो गया। तो हाइट ऑफ चिमनी किसको लिखना है हमें, हाइट ऑफ चिमनी। तो चिमनी की हाइट क्या है भाई, चिमनी की हाइट है
ए बी क्या है, ये जो पूरी हाइट है वह ए डी प्लस बी डी के इक्वल टू है, ए डी प्लस डी बी के इक्वल है। तो ए डी हमको क्या मिला, ए डी हमको मिला 28.5 मीटर और डी बी तो पहले से पता है 1.5 मीटर। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 30 मीटर। तो ये हाइट ऑफ चिमनी हो गई, कितनी हो गई, 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो ये पूरा बर्तन है, इतना जो पार्ट है ये पार्ट क्या है, सिलेंडर का है और इसके ऊपर ये लगा हुआ है जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो हेमिस्फीयर है। अंदर वाला पार्ट इसको हटा देंगे तो इस तरह से शेप बनेगा। तो पूरा इनर का इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो उसके लिए करेंगे क्या, दो चीज़ें यहाँ पे आपको पता है, एक हेमिस्फीयर है और एक हमारा क्या है, सिलेंडर है। तो हेमिस्फीयर का निकाल लेते, सिलेंडर का निकाल लेते, दोनों का सम कर देते, मालूम पड़ जाएगा पूरे का कर्व सरफेस एरिया कितना है, इनर सरफेस एरिया कितना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर, यह लिखा है ना, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो आर की वैल्यू निकालना होगा। तो 14 का आधा होता है आर, तो 7 होता है। तो डायमीटर का आधा यानी कि हाफ होता है आर। तो रेडियस वैल्यू हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने लिखा भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, मैं पहले निकाल देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका होता है, यहाँ पे होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई है। तो 7 7 जा 49, 49 2 जा 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया। अब लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है हमको पता होता है 2 पाई आर एच। देखिए यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। हाइट देखिए यहाँ पे एच कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना है इसकी, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर सॉल्व करिए, 6 7 जा 42, 42 2 जा 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का। यहाँ पे हेमिस्फीयर था, यहाँ पे हमारा सिलेंडर था, दोनों का हमने यहाँ पे रख के सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल यही पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल दोनों को ऐड कर दिए, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 मिलकर 12 होगा, 9 and 8 17 और 180 182 पाई। 182 पाई तो हो रहा है। पाई की वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 3.14। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आपको मिलेगा 571.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 572 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। ये हो गया पूरा इनर सरफेस एरिया। Question number 36. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. क्वेश्चन हमारा है कि एक सॉलिड है जिसमें एक कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, थोड़ा उल्टा बन गया। ये उल्टा बनना चाहिए था, मतलब इस तरह से बनना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। कोन, ये कोन है, क्या है, कोन है।
ये कोन हेमिस्फीयर के ऊपर है, किसके ऊपर है, ऐसा हेमिस्फीयर के ऊपर ये स्टैंडिंग है, टेढ़ा बन रहा है कोई बात नहीं है, हेमिस्फीयर के ऊपर ये स्टैंडिंग है, थोड़ा उल्टा बन गया। अब उसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आर की वैल्यू दिया है, एच की वैल्यू दिया है, क्योंकि रेडियाई दोनों का 1 1 है। अगर हम कोन का वॉल्यूम रखेंगे तो भी आर की वैल्यू 1 रखेंगे, और अगर उसमें हाइट देखेंगे तो भी 1 रखेंगे, और अगर हम हेमिस्फीयर की वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में, अगर आर रखते हैं तो भी वहाँ पे 1 ही रखना होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस 1 ही है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो करेंगे, कह रहा कि वैल्यू ऑफ द सॉलिड वैल्यू क्या निकला, एक हम हेमिस्फीयर का निकालेंगे, इसका हेमिस्फीयर का, ये हेमिस्फीयर है, इसका हम वॉल्यूम निकाल देते हैं, फिर हम इस कोन का निकाल देते हैं, और कोन का निकाल के हेमिस्फीयर के साथ ऐड कर देते हैं, हमको टोटल वॉल्यूम मिल जाता है। तो चलिए पहले मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब पाई के टर्म में पूछ रहा है, कुछ इसमें पाई वैल्यू रखना नहीं, पाई के टर्म में ही आएगा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू 1, कुछ नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 1 जा 1, पाई पाई मीन्स मिलके पाई/3 ही आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आप समझिए होता है ये 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 पाई में लाना है, आर की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब, 1 मीन्स सॉल्व करेंगे तो 2 पाई/3। तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको ऐड करिए, इसका आ गया पाई/3, इसका आ गया 2 पाई/3, दोनों को ऐड करेंगे 2 पाई 1 पाई मिलके 3 पाई अपॉन में 3 कट गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा पाई मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, क्यूब में, सॉरी वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, क्यूब में हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स आने चाहिए, और हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशंस, मीन दिया है, FI/DI सिग्मा FI/DI वैल्यू दिया है, सिग्मा FI की वैल्यू दिया है, हमको एज्यूम्ड मीन पूछ रहा है। तो क्या होता है, x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन को a से हम राइट कर सकते हैं प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, इसी a की वैल्यू फाइंड कर देना है। x बार हमको पता है कितना है 25.857 इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI है हमारा 120, ये हमारा 140, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, a की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 25 माइनस 857 माइनस 6/7। इतनी चीज़ें आपको पता है। अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 कर लेंगे, a इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम हो जाएगा 7, 1 का डिवाइड करते हैं तो 1 का डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा, और 25 वाले में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 70, देखिए मल्टीप्लाई किया हमने 180.999 आता है। आप करेंगे 7 का इसमें तो यही आएगा, और 7 का डिवाइड हुआ तो कैंसिल हुआ कि हो गया हमारा 6। a इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे माइनस भी कर दे रहा हूँ तो हो जाएगा हमारा 174.999 अपॉन 7। इसमें इसका डिवाइड करते हैं तो आंसर मिल जाएगा आपको 25। कितना मिल जाएगा 25। कैसे मिलेगा, देखिए 174.99 को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 175, और 175 में किसका डिवाइड करना है 7 का, तो 7 2 जा 20 और 7 2 जा 14, यहाँ हो गया
4 और 7 5 जा 45, तो ए इज इक्वल टू 25 है। यही आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।